With your permission, sir. Namaskar, friends, and I welcome you all for today's media interaction on Honorable Minister of State, Independent Charge for Housing and Urban Affairs, Civil Aviation and MOS for Commerce and Industry, Shri Hardeep Singh Puri ji. Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Shri Som Prakash ji. My warm welcome to the Honorable Ministers. I also welcome Secretary Commerce, Shri BVR Subramaniam ji. The press conference will be conducted in the following manner. First, Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji will make opening remarks. After the opening remarks, there will be a presentation. Afterwards, we shall take questions, which would include questions received from press persons from all over the country through WhatsApp and online. Over to Honorable Minister, sir. Thank you very much. मित्रों, भारत कोविड महामारी से जैसे कि पूरे विश्व में अन्य देशों में बड़ी समस्या है, वैसे ही भारत में भी कोविड की महामारी ने एक बहुत बड़ा धक्का अर्थव्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में पिछले वर्ष पहुंचाया था। उस परिस्थिति के बाद एक तरफ भारत ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा, स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया। दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे अहम कदम उठाए गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे देश पुनः एक बार तेज गति से विकास करे और उसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी गई। उस पे बहुत मेहनत गई है गत एक वर्ष 15 महीने में, और उसी के फलस्वरूप आज हमें आप सबको बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी तेज गति से बढ़ रही है। भारत में जो निवेश आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारी निर्यात है एक्सपोर्ट्स, उसमें भी बड़े पैमाने पे वृद्धि हो रही है। तो एक प्रकार से देश विकास की दौर में पुनः एक बार तेज गति से चल पड़ा है और ये भारत का भविष्य एक प्रकार से नींव रख रहा है भारत के भविष्य के लिए। भारत के भविष्य की एक छोटी झलक है जो हमें देखने को मिल रही है। सर्वप्रथम तो आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल मई जून 2021, इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट in the first quarter, April to June of any year in the past, has been achieved in April to June 2021, despite the severity of the second wave of COVID. और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में $95 बिलियन, $95 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, $95 बिलियन इज एन ऑल टाइम हाई फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो बहुत बड़ी वृद्धि है, पर पिछले वर्ष लॉकडाउन भी था, तो इससे हम पिछले वर्ष के बदले इसको 2019-20, 2 वर्ष पहले के आंकड़े 2018-19
2 वर्ष पहले के आंकड़े से जब कंपेयर करते हैं तो 2018-19 में यही फिगर $82 बिलियन था, $82 बिलियन, यानी 82 से बढ़ के 95 बिलियन, 16% के करीब वृद्धि पहले क्वार्टर में 2 वर्ष पुराना जो नॉर्मल ईयर था उसके परिप्रेक्ष्य में हुई है। और फिर हमने पुराने सभी क्वार्टर्स जब देखे, और साधारणतः सभी आप लोग जानते हैं कि जो फोर्थ क्वार्टर होता है Q4, जनवरी टू मार्च, इसमें साधारणतः एक ज़्यादा गति होती है अर्थव्यवस्था में और पुश दिया जाता है। तो अभी तक के कोई भी क्वार्टर देखें तो सबसे अधिक पहले 2020-21 में $90 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले वर्ष, यानी जनवरी टू मार्च 2021 में इसके पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एक्सपोर्ट $90 बिलियन का हुआ था। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि फोर्थ क्वार्टर के हाईएस्ट एवर, और एक तरीके से कोई भी क्वार्टर के हाईएस्ट एवर के 90 बिलियन से ज़्यादा 95 बिलियन हमने पहले ही क्वार्टर में एक्सपोर्ट अचीव किया है। 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के एक्सपोर्टर्स का, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री MSME सेक्टर का, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे किसानों को, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों को, धन्यवाद देना चाहूँगा जो मरीन सेक्टर, जिसने बहुत अच्छी तरीके से सभी दिक्कतों के बावजूद इस क्वार्टर में भी अपने एक्सपोर्ट्स को जारी रखा, और एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने में ये एक्सपोर्ट की $95 बिलियन की परफॉर्मेंस ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई एक झलक देती है आगे आने वाले कल की। इंजीनियरिंग गुड्स, और आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग गुड्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी बड़े पैमाने पे जाते हैं, और बड़े रूप में ये रोजगार का साधन बनते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में $5.2 बिलियन का बढ़त हुई है अप्रैल से जून के बीच, यानी लगभग 35-40 हजार करोड़ की बढ़त सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स में इन 3 महीनों में हुई है। इसके अलावा भारत का चावल जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, भारत की जो मसाले हैं, स्पाइसेस, इसी प्रकार से ऑयल मिल्स, जैसा मैंने पहले कहा फिशिंग सेक्टर से मरीन प्रोडक्ट्स, इन सब में भी भारी वृद्धि हुई है इन 3 महीनों में। और वास्तव में ये तभी संभव हो पाया जब इसके ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, हर प्रकार से इसके ऊपर मेहनत की गई सरकार द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स द्वारा, इंडस्ट्री एसोसिएशंस द्वारा, और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब ने मिलके इसको संभव बनाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट के तुरंत बाद उन्होंने जिस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ और विभाग के मंत्रालयों के साथ वेबिनार्स के माध्यम से प्रोत्साहन का अपना संदेश भी दिया और फीडबैक भी लिया कि कैसे अब इस आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी कल्पना है, जो उनकी इस बजट के द्वारा, और ये बजट आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत के इस बजट की सराहना हुई है। इस बजट को लोगों ने बहुत प्रोत्साहन के साथ स्वीकार किया है, वेलकम किया है। उस बजट को कैसे कार्यान्वित किया जाए, उसको कैसे जमीन पे उतारा जाए, कैसे इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जाए, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने
एक प्रकार से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके कैसे इसको सफल बनाया जाए उसमें पहल की थी। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एक्सपोर्टर्स सबके साथ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड श्री गिरधर जी हमारे सेक्रेटरी साथ में हैं, श्री BVR सुब्रमण्यम कॉमर्स के सेक्रेटरी साथ में हैं। सभी हम तीनों ने मिलके और हमारे सभी अधिकारियों ने दिन रात एक करके 24 घंटों कंट्रोल रूम्स चलाए। जिसकी जो समस्या सामने आती थी उनको हफ्ते और दिन तो छोड़ो, घंटे और मिनटों के अंदर कैसे सुलझाना, राज्यों से बात करना, इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन करना। तो मैं सभी अधिकारियों का, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। सभी मंत्रालयों ने भी बहुत इसमें हमारी मदद की, इंटर मिनिस्टेरियल भी बहुत इसमें सपोर्ट रहा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे अहम फैसले लिए गए जिससे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो। जब पता चला कंटेनर्स की शॉर्टेज है किधर, तो रेलवेज में या तो मुफ्त में या बहुत ही कम खर्चे में एम्प्टी कंटेनर्स मूव किए वहाँ। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जिसके सेक्रेटरी गिरधर जी भी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ने जहाँ भी बाधाएं आई उसको तुरंत रिजॉल्व किया और फास्टैग के माध्यम से और GST के माध्यम से वैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट बहुत सरल हो गया है। तो एक प्रकार से सभी ने मिलजुल के जो प्रयत्न करे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं कि सरकार एक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब सरकारों को मिलके एकजुट होके गवर्नमेंट एज अ होल काम करना चाहिए। एक प्रकार से ये उपलब्धि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन को डेडिकेट करना चाहूँगा कि सब ने मिलके, और प्राइवेट सेक्टर को भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहित किया। बजट के बाद उनके जो भाषण हुए, बजट के बाद जब उन्होंने पार्लियामेंट पे अपना भाषण में निजी क्षेत्र को भी एक प्रकार से अहम भूमिका निभाने के लिए कहा, उनके भी क्षेत्र के योगदान को रिकॉग्नाइज किया, वैल्यू किया। इन सभी के कारण हम आज इस स्थिति में आए हैं कि मंत्रालय ने तय किया है कि इस वर्ष निजी क्षेत्र के साथ EPCs, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, आप सबके सहयोग से MSME सेक्टर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, स्टील मिनिस्ट्री, हम सब मिलके इस वर्ष $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखेंगे, इस पे काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलके, निजी और सरकारी क्षेत्र मिलके इस $400 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को, जो अभी तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो अभी तक कभी हमने पास्ट में अचीव नहीं किया है, उसको पार करने की एक कोविड के बावजूद इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर से भी कल बड़े विस्तार से विभाग ने चर्चा की है। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्ष कोविड के बावजूद सर्विसेज ने भी घर से काम करके जो कठिनाइयां आई उसके बावजूद 97% लगभग एक्सपोर्ट का जो पिछले वर्ष 18-19 का फिगर 19-20 का जो फिगर था उसको 2021 में भी 97% अचीव किया। और कल जब NASSCOM के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने ये तो लक्ष्य स्वीकार कर ही लिया है कि 2025 तक आज का जो उनका एक्सपोर्ट है उसको लगभग डबल करेंगे, शायद डबल से भी ज़्यादा, $350 बिलियन का उन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन कोशिश करेंगे कि 2025 तक
350 को भी पार करके सर्विसेज सेक्टर 500 बिलियन डॉलर्स तक जाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसमें नैस्कॉम भी है, इसमें बाकी भी अन्य क्षेत्र भी हैं। टूरिज्म को फिर से एक बार इस कोविड की वैक्सीनेशन को हम फास्ट रोल आउट कर लें, एक बार विश्व वापस बिजनेस एज यूजुअल पे जाए, तो टूरिज्म में भी एक बड़ी छलांग लगाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की तीव्र इच्छा है। और इन सब से गुड्स और सर्विसेज दोनों भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में, हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार का साधन देने में, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उससे जो राजस्व कलेक्ट होता है वो भी बढ़ता है, उससे गरीबों की, सामान्य लोगों की, मध्यम वर्ग की और सेवा करने में हमें सहूलियत मिलेगी। हमारे आदिवासी भाई बहनों को, समाज के वंचित पीड़ित लोगों तक और वेलफेयर स्कीम्स लेके जाने के लिए हमें और बल मिलेगा। तो एक प्रकार से ये एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट पार्टनरशिप का एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। एफडीआई भी 81.72 बिलियन डॉलर, लगभग 82 बिलियन डॉलर्स, यानी 6 लाख करोड़ के आसपास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पिछले वर्ष आया है, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। कोविड के बावजूद जब पूरे विश्व में एफडीआई घट रहा था, और पहले क्वार्टर में पहले महीना अप्रैल में भी जो एफडीआई आया है वो पिछले वर्ष अप्रैल के निस्बत लगभग 38% ज़्यादा है। अब और मई जून के फिगर्स कंपाइल हो रहे हैं। आज स्टार्टअप्स जो डीपीआईटी ने रजिस्टर किए हैं, उन्होंने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 623 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कोई ये ना सोचे मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली और बेंगलुरु में या पुणे में स्टार्टअप्स है। सिर्फ 623 डिस्ट्रिक्ट्स में, ग्रामीण इलाकों तक में आज भारत के युवा युवती नौजवान देश की सेवा कर रहे हैं, और 623 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स अब रजिस्टर हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है, प्रेजेंटेशन में भी कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत की जो विश्वसनीयता है पूरे विश्व में, जो लोगों को विश्वास है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, ये विश्वास आगे चल के और मजबूत होते रहेगा। और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम विश्व के साथ जब एंगेज करेंगे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या इंडस्ट्री हमारी एंगेज करेगी, या सर्विसेज जब हमारे एंगेज करेंगे, तो विश्व को ये कॉन्फिडेंस होगा कि भारत कैन बी ट्रस्टेड, द पीपल ऑफ इंडिया कैन बी ट्रस्टेड, इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया कैन बी ट्रस्टेड टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑन टाइम। और इस मंत्र को लेके हम विश्व के साथ भारत का निवेश भी, भारत में आने वाला निवेश भी, और भारत से जाने वाला निर्यात भी और तेज गति से बढ़ाएंगे। ये मैसेज आपके माध्यम से हम पूरे देश को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Will you quickly run through the presentation, Secretary? नेक्स्ट, जहाँ तक निर्यात का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने आपको एक झलक बता दिया है, और उसके मुख्य अंश क्या है वो भी आपको बता चुके हैं। मैं केवल 2 ही चीज़ों को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले, इस क्वार्टर में Q1 21-22 में 2 रिकॉर्ड कायम हुए हैं। पहला, Q1 का इस तरह का एक्सपोर्ट्स आज तक कभी नहीं हुए हैं। Q1 का ये सर्वाधिक निर्यात है। दूसरा, किसी भी क्वार्टर में इतिहास में इतने एक्सपोर्ट्स हुए नहीं हैं। 95 बिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट्स Q1 21-22 में हुए हैं, या आज तक कभी भी किसी भी क्वार्टर में किसी भी वर्ष हुआ नहीं है। ये बहुत ही गर्व का बात है। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए सारे बिजनेस, सारे एक्सपोर्टर्स, सारे हमारे लघु उद्यमी
ये सभी की मेहनत का ये फल है और हमें विश्वास है कि इसी गति से हम आगे चले। तो माननीय मंत्री जी ने जो दूसरी बात कही है कि इस वर्ष हम लोग $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग उसको हासिल करेंगे। यह आंकड़े 1 मिनट में ध्यान आकर्षित करूंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि पिछला वर्ष कोविड की वजह से थोड़ा घटा है, 1920 जो वर्ष है, लेकिन अगर आप 2021 को कंपेयर करेंगे तो 19 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो 19 के फिगर्स नॉर्मल फिगर्स हैं। उसके साथ भी अगर कंपेयर करेंगे तो पहला क्वार्टर उस वर्ष से 18% ज़्यादा है और हर महीना आप देखेंगे अप्रैल, मई, जून और तीनों फिगर्स आप देखेंगे $31 बिलियन, $32 बिलियन, $32 बिलियन। तो इस गति से जो चल रहा है ये बहुत ही उत्साहजनक है और इसी गति से अगर हम चलते जाएं तो निश्चित रूप से और भी रिकॉर्ड आगे स्थापित करेंगे। नेक्स्ट, ये थोड़े डिटेल्स हैं। 30 कमोडिटी ग्रुप्स होते हैं, कॉमर्स जिसको ट्रैक करता है, उसमें 10 कमोडिटी ग्रुप्स जो लगभग एक्सपोर्ट्स के 2/3 हैं, इन सभी में वृद्धि हुई है और वृद्धि अलग अलग प्रकार का। अगर आप देखेंगे आयरन ओर का 2019 से ही हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो बेसलाइन के लिए अच्छा बेसलाइन है। 2020 का बेसलाइन थोड़ा नीचे घट जाता है और फिगर और भी अच्छा दिखने लगता है। इसमें 168% की वृद्धि हुई है, वो सर्वाधिक है। आप देखेंगे कि राइस में भी अच्छी वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग गुड्स में अगर आप एब्सोल्यूट फिगर्स देखेंगे तो 5.2 बिलियन, $5.2 बिलियन का वृद्धि हुआ है और इसका असर नीचे तक जाता है क्योंकि सारे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक जाता है। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी ने मैराइन प्रोडक्ट्स 9वें नंबर पे है, उसके और भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। यह भी एक अच्छा चीज़ है क्योंकि हमारे ये फिशरमैन वगैरह वो सब लाभान्वित होते हैं इससे। ये जो 10 सेक्टर्स हैं ये 2/3 95 बिलियन के ये लगभग $67 बिलियन हैं। ये दिखाता है कि बहुत ही अच्छी गति से हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम भारत को अन्य देशों के साथ थोड़ा कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप उसको 2021 अप्रैल 20 के साथ कंपेयर करें या अप्रैल 2019 के साथ भी कंपेयर करें, दोनों हिसाब से बड़े बड़े देश जो हमारे हैं दुनिया में, EU हो या जापान हो या कोरिया हो या UK, USA, किसी भी देश से आप कंपेयर करेंगे जो बड़े इकोनॉमीज़ हैं, उन सब से हमारी ग्रोथ रेट बेहतर है। और यदि हम इसी गति से जाएंगे तो माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है कि $400 बिलियन का जो टारगेट रखे विभाग काम कर रहा है, यह निश्चित रूप से हासिल होगा। उसके बारे में मैं 2 शब्द और कहूँगा। आज तक भारत का सर्वाधिक एक्सपोर्ट्स किसी भी वर्ष में $330 बिलियन ही रहे हैं और ये रिकॉर्ड 2018-19 में हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी कोविड वगैरह के कारण वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, थोड़ा स्टैग्नेंट रहा है। इस वर्ष 400 बिलियन का टारगेट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी और इसके लिए बहुत एक विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। इसमें इस टारगेट को हम केवल एक $400 बिलियन का टारगेट एक लक्ष्य के रूप में नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर डिसएग्रीगेट करके प्रोडक्ट वाइज, कंट्री वाइज, EPC वाइज उसको तोड़ रहे हैं, जिससे कि हर व्यक्ति, हर EPC, हर देश का मिशन जो बाहर है, छोटा देश हो या बड़ा देश हो, सबको मालूम हो कि उनका टारगेट क्या है और उन्हें क्या अचीव करना है। ये इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको माननीय मंत्री जी इस महीने के अंत तक देंगे, लेकिन टारगेट 400 बिलियन हमें विश्वास है कि हम जिस गति से जा रहे हैं उसको मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से हासिल करेंगे। अभी जो हमारा रन रेट है, ये रन रेट करीब $32 बिलियन का चल रहा है। इसी रन रेट से $380 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करके इसको 34-35 बिलियन पे अगर ले आते हैं बचे हुए 9 महीनों में, तो 400 बिलियन हासिल हो सकता है। और हमें विश्वास है कि अगर सबका सहयोग रहे, माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। केवल लेकिन हम 400 बिलियन पे नहीं रुकेंगे, उसका अगले वर्ष बातें हुई हैं 500 बिलियन, $500 ट्रिलियन का टारगेट मर्चेंडाइज ट्रेड में 2022-23 के लिए रखा है और उसके बाद 5 वर्षों के अंदर $1 ट्रिलियन हासिल करेंगे मर्चेंडाइज ट्रेड में। जो मंत्री जी कह रहे हैं आज से 6 साल में सर्विसेज $500 ट्रिलियन का होगा और गुड्स $1 ट्रिलियन का होगा, $1.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स होंगे। विश्व के ट्रेड में भारत का एक अच्छा हिस्सा होगा
दुनिया के अग्रणी देशों में हमें गिना जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे थे, एफडीआई क्षेत्र में भी भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है पिछले वित्तीय वर्ष में। इस वित्तीय वर्ष में पहले महीने में पिछले साल की तुलना में 38% अधिक एफडीआई भारत में प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 2021-22 की बजट में घोषित पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 13 में से 7 योजनाओं को अब तक अनुमति दी गई है। इनमें से आप आज भी न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे, मोबाइल क्षेत्र में निवेश अनुमानित निवेश से भी अधिक अभी भारत में निवेश किया जा चुका है। डीपीआईआईटी विभाग द्वारा वाइट गुड्स यानी एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स के लिए भी एक नया पीएलआई स्कीम नोटिफाई किया जा चुका है। इन योजनाओं से कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, गुणवत्ता, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण लाभ पहुंचेंगे देश को। इसे देश में सारे विश्व को आपूर्ति करने के लिए, जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की आपूर्ति के लिए जो सुविधाएं बनाए जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इससे भारत से निर्यात की वृद्धि दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट। One of the most important schemes of this ministry is the Startup India. You must have seen, while all other sectors have suffered, the startup sector has improved a lot, even during the COVID, during the previous financial year. 50,000, more than 50,000 units have been registered in 623 districts. While other sectors were suffering because of various reasons, the availability of labor, availability of capital, the young investors in our country have contributed in an immense way, not only for improving the manufacturing and services, but also to fight COVID, to prevent COVID spread, and also to tackle the requirements of the COVID patients. They have created more than 1.8 lakh formal jobs and in 16,000 recognized startups. They are being given immense benefits by government, not only in terms of clearances, forest clearances, and all types of clearances are being expedited. Their patents are being also fast-tracked. We have established a fast-track mechanism for granting the patents to the startup sector. Then coming to one of the most important aspects of governance, the minimum government and maximum governance is being shown in action actually during the last 2 financial years. If you see, now we have reduced more than 400 compliances over a period of last 1 year. The effort to reduce the number of returns filed, number of inspections, number of licenses to be obtained by the industry have been reduced in a very maximalist point of view to ensure that industry need not go around the government offices. Their main job is actually to manufacture and to serve their clientele. To that extent, the phase 1 has been completed by 31st March, and in phase 2, we are taking up simplification, rationalization, decriminalization of all the processes in the government. By 15th August this year, we will ensure that more than 10,000 compliances to be adhered to by the industry, business, and various government agencies are reduced. Next slide, please. In the same direction, a national single window system is being obtained. Till now, the industrialist has to go to central government, various ministries in the central government, state government, local government. Every possible agency of government was connected to permitting an industry to start manufacturing. Now we are establishing a national single window system. Already 43 departments have been onboarded, and 14 states also have come into the system.
our target is to ensure that all central ministries and departments, all state governments, union territories, and even city governments come into the system so that one application at one place will ensure that the industry starts functioning. So this system is undergoing extensive testing, and we hope to launch in next few weeks, and soft launch will happen. Some of the ministries are so enthusiastic that they are waiting for the system to start giving the result. The next important aspect is the industrialist will first have to get the permission, then he has to go around various levels of government for the land. So we have brought together all the states and union territory governments in the country. We have the GIS-based maps of all the land banks available with the states, and we are going also to onboard various central ministries having the surplus lands so that there will be pan-India land bank available to industrialists. If he wants land near a port or near an airport or near an industrial corridor, that will be easily identified and he can go to the right authority to obtain it through the single window system. Finally, as all of you are aware, due to the phenomenal work under the guidance of our Honorable Minister, the India's rank in ease of doing business has jumped to 63. This, after rigorous efforts put in by not only by the central ministries, but by the state governments such as the Delhi government and Mumbai city and Maharashtra government. The same is being extended to all the states in the country. We are simplifying the doing business processes in all the states. The improvement is around 60%, and we hope to achieve 100% improvement in the reduction of the compliances, reduction of the licensing processes in the states also. Thank you. We will take some questions now. Okay, 19. ऐसे में आसिफ इन दिनों से डेली न्यूज़पेपर से हमारा सवाल है पीयूष गोयल जी से कि आपने जो कहा कि एक्सपोर्ट में जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है जो आपके 10 में से 3 नंबर है, इसमें प्रोग्रेस जो है कम हुई है, उसकी वजह क्या है? अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समय पे कभी उतार चढ़ाव आता है, पर मुझे बहुत खुशी है खास तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहन दिया है, जिस प्रकार से अभी हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ चर्चा करके डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान्स बनाए हैं। तो एक तरफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बना रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बना रही है। तो ये एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि नीचे के लेवल तक लोगों को इन्वॉल्व करना, ये टारगेट सिर्फ ऊपर नहीं तय हो, टारगेट नीचे से बन के ऊपर आए। हैंडीक्राफ्ट्स भी उसका एक अहम हिस्सा है। वैसे तो हैंडीक्राफ्ट से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, पर आज सुबह की रिव्यू मीटिंग में यहाँ आने के आधा घंटा पहले जो रिव्यू चल रही थी उसमें भी मैंने आज जैसे कोल्हापुरी चप्पल का उदाहरण लिया कि मुझे लगता है कोल्हापुरी चप्पल में बहुत संभावनाएं हैं। तो ऐसे हम इतनी माइनर डिटेल में जाके एक एक चीज़ के ऊपर प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारत के हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत उज्जवल भविष्य है, सुंदर भी है, आकर्षित भी करते हैं लोगों को, डेकोरेटिव पीसेस भी अच्छे हैं। और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री मुख्तार नकवी जी ने जो हुनर हाट्स के माध्यम से भी जो उसका प्रचार किया, ट्राइफेड ने जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स का प्रचार किया, ये सब थोड़ा कोविड के कारण खास तौर पे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो व्यक्ति खुद देखना चाहते हैं, हाथ लगा के उसको महसूस करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कोविड की वजह से थोड़ी तकलीफ आई है, पर आगे चल के इसका भविष्य उज्जवल है। So we'll take your online question now. Received और from कोई यहाँ पे है तो देख लो पहले एक तो। under 10. सर मेरा सवाल है, अभी जो Q1 में इतना आपका इंट्रोडक्शन। मैं सर राजीव हूँ दैनिक जागरण अखबार से।
मेरा सवाल है कि Q1 में जो ऐतिहासिक एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या इसके पीछे वजह है कि इंडियन मर्चेंडाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो मोर कम्पिटिटिव हो गया है, या फिर चाइना का जो मिसट्रस्ट पैदा हुआ है उसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा मिला है? और दूसरा सर कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा कि अभी इस साल 400, नेक्स्ट ईयर हम इसको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को $500 बिलियन तक ले जाएंगे? मुझे चाइना के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, पर मैं मानता हूं कि ये जो इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट का, ये हमारे इंडस्ट्री की क्षमता है, और जो एक प्रकार से उनको एक जुनून पैदा हुआ है, जो प्रोत्साहन मिला है कि दे आर रिकग्नाइज, दे आर बीइंग एनकरेज्ड, उनकी समस्याओं को रियल टाइम रिजॉल्व किया जाता है, उसका विभाग के लोगों का, और एक जो देश में चेतना पैदा हो रही है, जैसे आपने सही कहा कि भारत को अगर एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बनना है तो एक्सपोर्ट का, निर्यात का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। हमारे स्टार्टअप्स ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है, हमारे आईटी सेक्टर ने, हमारे फिनटेक सेक्टर ने। तो एक प्रकार से ये बहुत सारे कारणों का मिला जुला प्रभाव है जो ये एक्सपोर्ट में हमने ऐतिहासिक वृद्धि पाई है। और मेरा मानना है कि भारत की विश्वसनीयता तो बढ़ते जा रही है, और ये कोई 1 साल या 6 महीने का प्रोसेस नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब कमान संभाली, तब से ही लगातार पूरे विश्व में जो उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया है, जिस प्रकार से उन्होंने रिश्ते बनाए हैं, जिस प्रकार से आज विश्व में हम जिधर भी जाते हैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो हमें रिस्पांस मिलता है, जिस प्रकार से विश्व के अलग अलग देश चाहते हैं कि भारत में निवेश करें, भारत के साथ आर्थिक और जियोपॉलिटिकल संबंध और सुधारें, ये उसी कड़ी में एक पड़ाव है। So we'll take a क्लियरली हर इकोनॉमी चाहती है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज गति से हो, तो डोमेस्टिक मार्केट की अपना एक अहम भूमिका रहती है, पर उसकी एक सीमा भी रहती है। एक्सपोर्ट मार्केट में इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, खासतौर पे आज विश्व का अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो भारत का उसमें योगदान बहुत छोटा है, और उसको जितना हम बढ़ा सकते हैं वो एक एडेड इकोनॉमी को बेनिफिट है, क्योंकि वो भारत के मार्केट को बिना प्रभाव करे, कोई भी नेगेटिव प्रभाव करे बगैर एक एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो स्वाभाविक रूप से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हर देश चाहता है, और भारत भी उसमें अग्रसर रहेगा। So with your permission now we'll take an online question. This is from Rahul Kamath of Times of India. He's asked 2 questions, sir. Could you please tell us about the ministry's proposal to the Revenue Department about opening up the special economic zones for non-manufacturing units? And No, the answer is simple. This has already been opened up in a year ago. A notification has been issued, and today, actually, all single product SCZs have been notified as multi-product SCZs. So actually, this is a resolved issue quite some time ago. There's another question. Could you please apprise us on how India would be playing a greater role in the post-pandemic world in creating resilient supply chains? A little bit of supplement to what Mr. Subramaniam said. Sir. We are also looking at further simplification of the SEZ ecosystem. And Mr. Subramaniam has held several stakeholder consultations with them. I have met them. Sir. माननीय हरदीप जी ने उनके साथ काफ़ी मुलाकातें, और उनकी जो विषय हैं उसको हम रिजॉल्व करते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। उदाहरण के लिए वर्क फ्रॉम होम था, वो डिसीजन मिनटों में लिया गया जैसे ही कोविड आया। जैसा उन्होंने कहा, एसईजेड के साइज को कम कर दिया, हर एक एसईजेड को मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड कर दिया। एसईजेड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी बिजनेस कर पाए, जो उन्होंने पूछा, उसके लिए भी रेवेन्यू और हमारी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमें उसमें ये ध्यान में रखना है कि एसईजेड्स को जो एडवांटेजेस मिले हैं उसके कारण हमारी बाकी डोमेस्टिक टैरिफ इंडस्ट्री, जो बाकी इंडस्ट्री भारत में चल रही है, उसको कोई अनफेयर डिसएडवांटेज ना हो। तो उसका समन्वय बिठाना, कैसे बैलेंस करना, उस पर रेवेन्यू और कॉमर्स के बीच में बड़ी सार्थक चर्चा चल रही है, और जल्दी उसका भी सोल्यूशन
निकाला जाएगा। और आपकी बात थी अबाउट रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, वी डू बिलीव that the world is looking for more suppliers for the same product. The world is looking at trusted suppliers. World is looking at countries where there is open, rules-based, transparent trading systems. And India is a country which the world trusts because we are totally rule-based, we are WTO compliant, we have transparency. भारत में तो RTI की इतना ताकत है कि 10 रुपए में हर एक कागज ट्रांसपेरेंटली जनता के समक्ष मिल जाता है। अधिकांश चीजें हम वेबसाइट पे सुओ मोटो डालते हैं, किसको पूछना भी नहीं पड़ता है। तो ये जो हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये जो हमारी रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं और कानून की जो व्यवस्था भारत में चलती है, लोगों को पता है कि कभी कोई चीज गलत होती दिखे या किसको लगे कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो भारत में एक बड़ी मजबूत जुडिशरी है जिसपे पूरे देश का और पूरे विश्व का संपूर्ण विश्वास है। ये हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारी मीडिया इतनी वाइब्रेंट, इतनी जागृत मीडिया एक प्रकार से सभी को एक मौका देती है कि किसी प्रकार के अन्याय के सामने आवाज उठ सके। तो ये जो भारत की ताकत है, इसको पूरी विश्व रिकग्नाइज कर रही है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स का इनिशिएटिव लिया था जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के सब देश चाहते हैं भारत के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ाना क्योंकि वो विश्वास करते हैं भारत पे। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी चर्चा शुरू हो गई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब इसी का परिणाम है कि लोगों को दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और साथ ही साथ भारत के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। Number 40. 40. 40. 40, 40, 40। और कोई ले लो, 15 ले लो तब तक। अच्छा है। Hi sir, this is Anu Sharma from CNBC TV 18. Please speak into the mic. Anu Sharma from CNBC TV 18. Sir, just wanted to understand since the industries involved in trade and commerce, they have been impacted severely due to the second wave of COVID-19. So any kind of relief measures that the government is working on for them other Well, than what has been announced? I think this is one government which has shown the highest level of proactive actions. For example, I'm delighted to share with you that looking at the problems that internal trade, the small retail traders all across the country were facing, the Honorable Finance Minister only recently increased the limit for special government guaranteed credit support from 3 lakhs to 4.5 lakhs, barely 3 or 4 days ago. We've liberalized the rules of that. In addition to that, I'm delighted to share with you that only today, Honorable Minister for MSME Shri Nitin Gadkari ji has notified and taken the decision that wholesale and retail trade will also come within the definition of MSME for the purposes of priority sector lending. Now this has been a long-standing demand of our internal trade, our small traders. Now they will get the benefit of Mudra Yojana, they will get the benefit of priority sector lending, lower interest rates, they will get the benefit of the new credit guarantee scheme introduced during COVID and now the increased limit of 4.5 lakhs. So like that, I can list out 50 other things, the simplification of procedures to help industry navigate this whole period, extension of timelines, extension of licenses, and all of that has resulted in this record performance of exports. And similarly, we have the confidence that the entire industrial ecosystem, even if they have faced some setbacks due to local micro-containment zones because COVID spread very rapidly in certain parts of the country, and they had to perforce go in for micro-containment zones or local curfews and things like that. I am sure they will bounce back. Today's newspapers talk about the auto sector bounce back. We saw it after the first COVID wave.
We saw it in today's paper in the figures of dispatches that the auto industry is showing. So I think India is a country full of resilience, and I have no doubt that we will bounce back faster than expected. Number 50. I'm Meghna Mittal from Newsrise. Now with India recording highest ever merchandise exports, to further reduce the cost of the exporters, there was the RoDTEP scheme announced for remission of duties. What is the outlay for this year for RoDTEP, and by when can we expect an announcement on that? I think it's at a very advanced stage of discussion, interministerial, and with the industry stakeholders. You will appreciate it was a colossal task. There were over 11,000 items which needed to be studied, industry feedback taken, the understanding of what kind of taxes need to be remitted or refunded. Many of these are state taxes. So they are collected at the state level, but are now sought to be refunded by the central government. So it, in a way, was not even collected by the central government, but yet the government is taking the proactive decision to refund those taxes and support our industry, because we believe that exports should not be burdened by local domestic taxes. We should be exporting goods and services, not taxes. And it's at a very advanced stage. We'll shortly be notifying the rates. We have already notified that from 1st April, RoDTEP scheme will come into force. We'll be very, very soon coming out with the more details of rates for different sectors and how they will be compensated for indirect taxes which they have to bear. However, I'd like to make it very clear that this is not a subsidy. This is not a subsidy to any exporters. This is only a refund of taxes. So any element of subsidy that they were getting prior to the introduction of RoDTEP will not be available anymore. And India, and I personally believe that our Indian industry today is ready to stand on its own legs. We believe that there are enough avenues of facilitation without giving subsidies. And India has competitive advantages. India offers comparative advantages for the world market to be able to export our products on the strength of our capability, our technical skills, our technical manpower, the ingenuity of our youth, our startups, our industrial expertise, and we will not need to be subsidizing exports, but will be able to make exports successful on the strength of our capabilities. Number 63. सर नमस्कार, मैं आमिर न्यूज़ नेशन से सर दिस साइड। सर सवाल मेरा ये है कि आपने देखा कि मर्चेंडाइज में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है ख़ासतौर पे एक्सपोर्ट में, उसके बाद ये बात साफ होती है कि 2024 तक का जो टारगेट रखा गया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उससे कहीं ना कहीं इसको मदद मिलेगी। और दूसरा ये कि जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो कैंपेन चलाया गया, उससे कितना एक्सपोर्ट हो पा रहा है, उससे कितनी इंडस्ट्री को बूस्ट मिल पा रहा है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के स्टेटस क्या है अभी एक्सपोर्ट को लेकर के? सेकंड पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो एक्सपोर्ट इंप्रूवमेंट है वो कितना है और कितना उसका शेयर हो पा रहा है एक्सपोर्ट के मामले में? वो तो मैं समझता हूँ जो दूसरा प्रश्न है उसकी तो जानकारी हमने अभी बड़े विस्तार से दी, और ये दर्शाता है कि आत्मनिर्भर भारत एक प्रकार से भारत को भी सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है और भारत के प्रोडक्ट्स को विश्व में भी और एक्सेप्टेबिलिटी और कंपेटिटिव बना रहे हैं। और वास्तव में जब भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं, अगर भारत कोई प्रोडक्ट 100 यूनिट बनाता है उसके बदले 200 बनाने लगे तो भारत भी आत्मनिर्भर बनता है, भारत में भी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर पाते हैं, और जो सरप्लस है वो एक्सपोर्टेबल हो जाता है। एक्सपोर्टेबल सरप्लस उसको उद्योग की भाषा में बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ आत्मनिर्भरता की सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज आपके समक्ष रखा गया है। रही बात $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, मैं समझता हूँ वो लक्ष्य 2024-25 का लक्ष्य था, 2024-25 ईयर। बाय द ईयर 25 हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना था। स्वाभाविक है पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण
भारत ही नहीं पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाओं को तकलीफ आई है, अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं। भारत में फिर भी हम बहुत जल्दी बाउंस बैक कर पाए, बहुत जल्दी हमने अपने हेल्थ फैसिलिटीज़, अपने प्रोडक्शन ऑफ रैपिड टेस्टिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, पीपीज, मास्क, आईसीयू बेड्स, कोविड केयर सेंटर्स, ऑक्सीजन की कैपेसिटी सब में वृद्धि की, जिससे इतनी बड़ी संख्या में और विश्व में शायद ही किधर डेवलपिंग नेशन में इतनी बड़ी संख्या में महामारी ने प्रभाव किया हो। फिर भी बड़ा संवेदना का विषय है कि कई लोगों के ऊपर ये कोविड भारी पड़ा। मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहूँगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी भी भारत में ये क्षमता है, हम तेज गति से अर्थव्यवस्था को भी फिर गति देंगे, लोगों को और रोजगार के और काम के अवसर मिलेंगे। हमारा स्टार्टअप सिस्टम, हमारी सर्विसेज सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री, सभी मिलके हम जुट गए हैं इस काम में कि फिर एक बार भारत का मनोबल बढ़े और हम उस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हों। हो सकता है कोविड महामारी के प्रभाव में थोड़ा बहुत आगे पीछे समय जा सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम अभी भी मेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2025 या जितना जल्द उसके बाद इस लक्ष्य को हासिल करें। So with your permission, we'll take another online question now. This is from Shubhayan Chakravarti, Money Control. Given that the country is coming out of the second wave and the government is refocusing its economic policy towards growth, when can we expect the final e-commerce policy and the updated foreign trade policy? Well, the foreign trade policy we have extended up to September. So we are working on it. We are trying to see what new elements we can bring in to further promote foreign trade, both import and export. And hopefully we'll come out with it in October. We had to delay it because of the second wave of COVID, and we hope to come out with it by October. As regards the final e-commerce policy, we have recently announced the e-commerce rules under the Consumer Protection Act. This is a series which involves consumer affairs, the FDI policy and e-commerce policy. We wanted to come out with the consumer protection rules of e-commerce first because we believe that our most important stakeholder is the consumer. And we wanted to make sure that consumer protection prevails over everything else. Also, this has sent a very strong message to the world. Sometimes there used to be a criticism that our e-commerce policy is skewed against foreign investors. By announcing the e-commerce policy for consumer protection, we have demonstrated that our first and foremost concern is the consumer. 130 crore Indians is our first and foremost priority. Those rules are out for public discussion. We have opened them for up to 6 July and are hoping that all stakeholders will come out with their suggestions and their recommendations. After that, you will hear more, and we have been able to finalize that. We'll also come out with the e-commerce policy and whatever clarifications. We are not changing any policy on e-commerce for foreign direct investment. Policy is crystal clear ever since it was first opened up. But certain instances have come to our notice where the policy is not being followed in letter and spirit. We will obviously be clarifying that very shortly. Number 53. सर मैं विनीत हूँ न्यूज़ 18 से। सर पहले आपको बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना बड़ा लक्ष्य को अचीव किया है। सर जहाँ तक कि जो आप टारगेट आपने अचीव किया उसमें चावल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। सर क्या मैसेज देंगे सर उनको? मैं समझता हूँ हमारे वरिष्ठ मंत्री, कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल ही बयान दिया था, जो मैं पुनः एक बार पढ़ सकता हूं अगर आपको इच्छा हो। पर हमारी सरकार ने बार बार मीटिंग की, 11 मीटिंग हो चुकी है और उसके बाद भी हम लगातार किसानों से अनुरोध कर रहे हैं
कि वो पुनः विचार करें, कानूनों में अगर कोई सुधार, जो उन्होंने पहले अभी तक विषय उठाए थे उस पे हमने उनको लिखित रूप में प्रस्ताव भी दिया हुआ है। उस प्रस्ताव पे अभी तक उन्होंने हमसे चर्चा नहीं की है। उस पे चर्चा करके हमें बताएं, अगर कुछ और सुधार आवश्यक है तो हम खुले दिल और खुले मन से उसको देखने के लिए, उस पे विचार करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन बिना कोई कारण बताए, बिना कोई समस्या को सामने रखे अगर किसानों को गुमराह करने की कोशिश करी जाए तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। मैं पुनः एक बार जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, अनुरोध करूंगा कि किसान अपने अपने घर जाएं। ये कानून किसान हित में है। देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है। कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं उनके जो कंसर्न्स थे उसको भी एड्रेस किया गया है। हमारे पिछले प्रस्ताव में हमने यहां तक प्रस्ताव दिया कि इनके कानूनों को स्थगित रखेंगे 1.5 वर्ष के लिए और विचार विमर्श करके इनको कैसे सुधार करना, आगे कैसे इसमें काम करना, उसके लिए सरकार हर तरीके से तैयार है। तो हमारा अनुरोध रहेगा, किसान या तो लिखित प्रस्ताव दे अगर कोई और सुधार चाहिए, या इसको स्थगित रख के अपने घर जाएं। और बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको जो तकलीफ हो रही है कोविड महामारी के बीचम बीच, जो आंदोलनकारी इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इनको अपने अपने घर जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, friends. We close the press conference. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.